जय हिंद। 21 में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पहला वीडियो चले थे पोषण, भोजन एवं पोषण। तो पोषण का पहला वीडियो हो चुका, उसमें हम लोग भोजन के बारे में जाने और खाद्य पदार्थ उनके स्रोत के बारे में, जंतु उत्पाद और खाद्य पदार्थ और उनके अवयव के बारे में हम लोग जाने। उसमें पोषण के बारे में कुछ जाने हैं, का पॉइंट और है जो इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं। तो भोजन का जो मुख्य अवयव है वो क्या क्या है? तो भोजन का मुख्य अवयव है क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट आता है, वसा होता है, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, जल एवं रुचांश, ये सब पोषण में आता है। अब हम लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए क्यों उपयोगी है, किसे उपयोगी है? तो जो हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य रूप क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। मैंने ऊर्जा जो मुख्य रूप से किससे मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत क्या क्या है जिससे हमको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है? तो उसमें हो गया गेहूं, चावल, आलू, मक्का, केला, शकरकंद, गन्ना, ब्रेड, शक्कर आदि। ये इसमें से हम लोग क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। कुछ खाद्य पदार्थ हो और किस देश से लाए गए कौन से खाद्य पदार्थ कब? जैसे मिर्ची, आलू, टमाटर और अमरूद, ये चार चीज कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, लाए गए हैं। भिंडी और कॉफी ये अफ्रीका से लाए गए हैं। गोभी और मटर ये यूरोप से है। सोयाबीन जो कि चीन देश से लाए जाते हैं। उसके बाद है बैगन, मूली, सेब, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सब कहाँ से? देशमन भारत से प्राप्त करते हैं, लाए जाते हैं। ये था कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट का कुछ कुछ पॉइंट था, इस समय एग्जाम में आता है। जो जो मेन मेन पॉइंट है वो दिया हुआ है, उसको पढ़िए, याद कीजिए। उसके बाद है प्रोटीन के बारे में हम जानते हैं। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन क्या है? शरीर के लिए शरीर वर्धक भोजन भी कहलाता है, मतलब शरीर के लिए बहुत फायदा है प्रोटीन। इससे शरीर क्या होता है? शरीर को वृद्धि करने में सहायक पहुंचाता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? शरीर को जो वृद्धि जो होता है उसमें बहुत फायदा करता है, बहुत शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। उसी के साथ है प्रोटीन जो कि शारीरिक कोशिकाओं के पुनर्निर्माण में भी सहायता करता है। प्रोटीन से क्या होता है? शरीर के जो कोशिकाएं हैं उसको दोबारा बनाने में सहायता करता है। इसके प्रमुख स्रोत क्या क्या है प्रोटीन का? तो दूध हो गया, मीट हो गया, अंडा हो गया, मछली, दाल, सोयाबीन, मटर, पनीर आदि प्रमुख है। जो कि सोयाबीन में प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो सोयाबीन है। और उसके कुछ है शारीरिक प्रोटीन, कुछ आवश्यक प्रोटीन है, उनके कार्य है। जो कि शारीरिक प्रोटीन और कार्य उनके क्या है? तो एंजाइम का क्या कार्य क्या है? तो एंजाइम का कार्य है जैव उत्प्रेरक, जैव रासायनिक अभिक्रिया में सहायता पहुंचाना, ये एंजाइम का कार्य है। और हार्मोन का कार्य क्या है? तो हार्मोन का कार्य क्या है? शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियमन करना, बनाए रखना हार्मोन का काम है। और वही परिवहन प्रोटीन, जो कि परिवहन प्रोटीन का काम क्या है? या हीमोग्लोबिन में कार्य करता है, विभिन्न पदार्थों का परिवहन करते रहता है। परिवहन प्रोटीन का काम क्या है? एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, हीमोग्लोबिन में और पदार्थों को परिवहन करते रहना। उसके बाद है संरचनात्मक प्रोटीन। संरचनात्मक प्रोटीन में क्या होता है? कोशिका और ऊतक का निर्माण करता है। ये संरचनात्मक प्रोटीन क्या है? कोशिका और ऊतक को निर्माण में सहायता करता है। उसके बाद है रक्षात्मक प्रोटीन। रक्षात्मक प्रोटीन में क्या होता है? संक्रमण से रक्षा करने में सहायता होता है। उसके बाद है संकुचन प्रोटीन। तो संकुचन प्रोटीन क्या है? यह पेशी संकुचन और चलन हेतु उत्तरदायी होता है। यह पेशी संकुचन और चलन हेतु उत्तरदायी होता है। इसका उदाहरण क्या है? मायोसिन, एक्टिन आदि है। उसके बाद विटामिन के बारे में कुछ जानते हैं। तो विटामिन क्या होता है? यह सभी जीवों के लिए हीनताजन, मतलब किसी भी तत्व की कमी। हीनताजन मतलब क्या होता है? किसी भी तत्व की कमी। तो सभी जीवों को या किसी भी तत्व की कमी से रोगों से बचाव के लिए अल्प मात्रा में विटामिनों की आवश्यकता होती है। जैसे रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनका यौगिक, उन्हीं यौगिकों को क्या कहा जाता है? विटामिन कहा जाता है। जो कि शरीर के द्वारा स्वयं उत्पन्न नहीं किया जाता, अपितु भोजन के रूप में इन्हें लेना आवश्यक होता है। मानव जो शरीर है, मानव के शरीर में केवल विटामिन डी का निर्माण सूर्य के प्रकाश के द्वारा होता है। विटामिन डी का निर्माण किससे होता है? सूर्य के प्रकाश के द्वारा। किससे? मानव शरीर में। ये विभिन्न प्रकार के रोगों को हमारी रक्षा करता है। और विभिन्न प्रकार के विटामिन दी गई तालिका के द्वारा विस्तृत अध्ययन किया गया है। तो नीचे जो तालिका दिया हुआ है उसमें नाम रहेगा, स्रोत के नाम, कार्य कौन सा कार्य कौन करता है,
तो सबसे पहले जल में घुलनशील विटामिन और फिर वसा में घुलनशील विटामिन होगा। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन में सबसे पहले कौन है? B1 जिसको थायमिन बोलते हैं, B1 को। ये विटामिन का स्रोत कौन कौन है विटामिन B1 का? तो ये अनाज में, फलिया में, दूध और ईस्ट, अंडे, मांस, ये सब में पाया जाता है विटामिन B1। इसके कार्य से विटामिन B1 से कौन कौन सा प्रभाव हो गया, कौन सा रोग उत्पन्न होगा इसके कमी से? तो कार्बोहाइड्रेट एवं अमीनो एसिड उपापचय के लिए आवश्यक है। यह एंजाइमों को सह एंजाइम से, इसमें बेरी बच्चों की अस्थियां मुलायम होकर बुड़ जाती है। तो बेरी होता है विटामिन B1 से। उसके बाद है विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन बोलते हैं। ये पाया जाता है इसमें पाया जाता है अंडा में, पनीर में, हरी पत्ती, मांस में, जिगर, ये सब विटामिन B2 पाया जाता है जिसको राइबोफ्लोविन बोलते हैं। इसका कार्य क्या है? यह उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम है। यह FAD और FNM का घटक, जिह्वा के रूप में सूजन में, त्वचा में सूजन आ जाना, या दृष्टि की स्वस्थता में कमी, या भ्रूण की अस्थियों में टेढ़ा मेढ़ा होना, ये सब है विटामिन B2 से होने वाला यह रोग या उसके कारण प्रभाव होता है जो। उसके बाद है विटामिन B6 जिसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। ये पाया जाता है किसमें स्रोत कौन सा है? अनाज में पाया जाएगा, मांस में, मछली में, दूध में, जिगर में पाया जाता है विटामिन B6। विटामिन B6 का से प्रभाव या उत्पन्न हो क्या है? यह प्रोटीन उपापचय में आवश्यक एंजाइम और सह एंजाइम का उपयोग होता है। प्रोटीन उपापचय के आवश्यक एंजाइम और सह एंजाइम में होता है। उसके बाद है विटामिन B12। विटामिन B12 को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन। तो विटामिन B12 में किसमें पाया जाता है? मांस में, मछली में, जिगर में, अंडा में, दूध में, ये सब में पाया जाता है विटामिन B12। इससे क्या होता है? वृद्धि होता है। न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण में सहायक अरक्ता होता है। इससे होने वाला रोग क्या है? वृद्धि हो जाएगा, ज्यादा वृद्धि हो जाएगा इधर उधर। उसके बाद है न्यूक्लिक अम्लों जो संश्लेषण है सहायक में अरक्ता की कमी। उसके बाद है निकोटीन पाया जाता है किसमें? ईस्ट में, मांस में, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, ये सब में पाया जाता है निकोटीन। निकोटीन क्या है? उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम NAD और NADP का घटक। ये प्लेग्रा रोग होता है, इससे निकोटीन से प्लेग्रा रोग हो जाती है निकोटीन की कमी से। उसके बाद है फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल क्या है? तो फॉलिक अम्ल जो कि हरी पत्तियों में पाया जाता है, जिगर में पाया जाता है, सोयाबीन में, ईस्ट में, फलिया में, इसमें फॉलिक अम्ल पाया जाता है। ऐसे क्या होता है? वृद्धि हो जाएगा, रुधिराणुओं का निर्माण इसमें होगा और DNA के संश्लेषण में सहायक होता है। ये DNA के संश्लेषण में सहायक होता है फॉलिक अम्ल। उसके बाद है विटामिन C जो कि एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C को बोलते हैं। तो ये पाया जाता है नींबू के वंश के फल में, टमाटर में, आलू के सब्जियां एवं अन्य फल में विटामिन C पाया जाता है जिसको एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। इसमें क्या क्या हो सकता है? कोलेजन तंतुओं में होता है, हड्डियों में मैट्रिक्स हो जाता है, दांतों को डेंटिस्ट के निर्माण में स्कर्वी रोग होता है, डेंटिन का निर्माण होता है। फिर है बायोटिन जिसको बायोटिन बोलते हैं, विटामिन H को बायोटिन। ये पाया जाएगा गेहूं में, मांस में, अंडा, मूंगफली, सब्जी, फल, ये सब में पाया जाता है बायोटिन। इससे क्या होता है? बसीय एवं अमीनो अम्ल की सहित कई अन्य पदार्थों की संश्लेषण अभिक्रिया में सह एंजाइम का होता है कमी या उत्पन्न रोग हो गया। उसके बाद है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा? वसा में घुलनशील है ADEK। ये याद करने का चीज है। ए को हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। ये किसमें पाया जाता है? ए में विटामिन A। ये दूध में पाया जाएगा, मछली में, मक्खन में, अंडा और जिगर, ये सब में पाया जाता है विटामिन A। इसमें क्या होगा? इसमें होगा दृष्टि रंगों का संश्लेषण में सहायक रतौंधी रोग होगा, शुष्क छीनक होगा, शरीर की वृद्धि का रुक जाना, पाचक नस और नेत्र का सलेस्मा रोग होता है इसमें विटामिन A में। उसके बाद है विटामिन D। विटामिन D को कैल्सिफेरॉल कहा जाता है रासायनिक नाम।
ये पाया जाएगा मक्खन, जिगर, मछली का तेल, अंडा, त्वचा और ईस्ट। यह सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। इसमें कमी किसे कैल्शियम फास्फोरस का अपचय होता है। हड्डी एवं दांतों को वृद्धि से रिकेट्स रोग होता है जो कि बच्चों में होता है, और ऑक्सोटोमेलियस बड़ों में होता है। ये था विटामिन डी का। विटामिन ई के बारे में जानते हैं। तो विटामिन ई को हम लोग टेकोफेरॉल बोलते हैं। विटामिन ई को रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। ये पाया जाता है तेल, गेहूं, अंडों की जर्दी या सोयाबीन में पाया जाता है विटामिन ई। इससे क्या होता है, कोशालता की सुरक्षा, इसमें जनिक एपिथीलिया की वृद्धि हो जाती है, और पेशियों की क्रियाशीलता बाध्यता और पेशीय तथा तंत्रिका तंत्र संबंधी गड़बड़ी हो जाती है, इससे उत्पन्न रोग है ये। उसके बाद है के को नेफ्थोक्विनोन बोलते हैं। विटामिन को रासायनिक नाम क्या है, नेफ्थोक्विनोन। ये हरी पत्ती में पाया जाएगा, गोभी में, टमाटर में, सोयाबीन, अंडा, जिगर, ये सब में पाया जाता है नेफ्थोक्विनिन विटामिन के। यह जिगर में प्रोथ्रम्बिन के संश्लेषण में सहायक होता है। जिगर में प्रोथ्रम्बिन के संश्लेषण में सहायक होता है। ये था। तो आज हम लोग इतना ही। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग भोजन एवं पोषण का पहला पार्ट पढ़ लिया, दूसरा पार्ट पढ़ लिया। तो अब तीसरा पार्ट हम लोग रुक्षांश और जल के बारे में आगे पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।